अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर कंजप्शन साइड एनालिसिस। उसी को कंटिन्यू करेंगे और लेसन हमारा जो है वो 401 का लेसन नंबर 8 है, सॉरी लेसन नंबर 10 है। और आज जो है हम इसी के बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड व्यूज़ जो हैं वो वैल्यू ऑफ अ गुड्स क्या होती हैं। वैल्यू ऑफ अ गुड होती है कि आप किसी भी गुड की या उसकी जो प्राइस होती है वो किस तरह आप डिटर्मिन करते हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक सप्लाई साइड होती है और एक डिमांड साइड होती है। सप्लाई साइड में क्या होता है कि आप जो है गुड की वैल्यू डिटर्मिन करते हैं कि लेबर कितनी मेहनत लगी है उसमें, ठीक है, किस किस तरह या किस किस तरीके से उसमें लेबर मेहनत लगी है, उस तरह आप जो है वैल्यू ऑफ गुड डिटर्मिन करते हैं। डिमांड साइड व्यू जो है वो वैल्यू किस तरह डिटर्मिन होती है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि उसको आप उसको इस्तेमाल करके कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको डायमंड और वाटर पैराडॉक्स जो है वो उसमें हेल्प करता है कि डायमंड जो है वो इतना हाई प्राइस क्यों है और वाटर जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इतना कम पैसों में क्यों मिल रहा है। सप्लाई साइड और डिमांड साइड जो है वो डायमंड पैराडॉक्स क्या है, मिथ क्या है इसमें कि इकोनॉमिस्ट हैं, दो इकोनॉमिस्ट हैं, रिकार्डो एंड कार्ल। वो जो फोकस कर रहे हैं वो सप्लाई साइड पे, मतलब कि उनका कहना है कि जो लेबर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए गुड्स की वैल्यू। लेकिन जो है एक और इकोनॉमिस्ट है जैसे कि एडम स्मिथ है, वो फोकस कर रहा है डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे। डिमांड साइड के मार्जिनल यूटिलिटी जितनी सेटिस्फेक्शन आपकी ज़्यादा हो रही है उतनी ज़्यादा आपको क्या होना चाहिए, आपको पैसे पे करने चाहिए। जैसे कि डायमंड है, डायमंड जो है वो रेयर मिलता है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वाटर जो है वाटर आपको ज़्यादा मिकदार में मिलता है लेकिन उसकी प्राइस जो है वो आपको कम मिलती है। ले इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डायमंड की ज़्यादा है, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है डायमंड के बाद कि मेरे पास डायमंड है, एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर पी के आपको सेटिस्फेक्शन होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी आपको डायमंड का जो है वो पहनने से मिलती है। अच्छा, उसके बाद है अनसर्टेनिटी इन द कंजप्शन डिसीजन एनालिसिस। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप के जो है वो आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो लिखा है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी इज इंटीग्रल टू कंजप्शन डिसीजंस स्पेशली इन द मैटर ऑफ परचेजिंग ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो है वो एक इंटीग्रल टू कंजप्शन डिसीजंस, मतलब कि वो हिस्सा है कंजप्शन के डिसीजंस को लेने में। जब जब आप ड्यूरेबल जो गुड्स हैं वो लेंगे, और इसमें क्या है कि अनसर्टेनिटी का मीन्स होता है कि हमारी जो असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू द आउटकम्स, हम असाइन करते हैं आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज। इसके बाद है कि जो कंज्यूमर्स जो है रिस्पॉन्स जो होता है वो डिपेंड करता है उनके एटीट्यूड पर। एटीट्यूड किस चीज़ का, कि वो कितने रिस्क लवर हैं, कितने रिस्क अवर्स हैं या कितने रिस्क न्यूट्रल हैं। अच्छा, रिस्क अवर्स क्या होता है कि रिस्क अवर्स होता है कि वो कितने ज़्यादा डरते हैं, ठीक है, रिस्क लेने से वो कितने ज़्यादा डरते हैं। और रिस्क लविंग होते हैं जो कि आपको पता है रिस्क ले, मतलब उनको पसंद होता है रिस्क लेने में। वो लॉस का जो चांस हो तब भी वो ट्राई करते हैं और रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो रिस्क न्यूट्रल क्या होता है कि सब सिर्फ तब डिसीजन लेते हैं ये लोग जब बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट से, उसी टाइम ये लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं। रिस्क हमारे पास क्या होता है, रिस्क जो होता है वो गेन या लॉस का चांस होता है कि इसमें हमारे पास दोनों चांसेस होते हैं। हम इसमें गेन भी कर सकते हैं और हम इसमें लॉस भी कर सकते हैं, दोनों चांसेस होते हैं इसमें। और जब प्रोबेबिलिटीज़ का पता हो तो उसे रिस्क कहते हैं, मतलब कि जब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी का पता हो कि इसमें हमें ज़्यादा रिस्क होगा या ज़्यादा नुकसान होगा, उसको हम जो है वो रिस्क कहते हैं। तो ऑड्स रेशो हमारे पास ओ आर क्या होती है, ओ आर का जो फॉर्मूला है हमारे पास है वो है ओ आर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मतलब कि आपके पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है वो डिवाइड होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कि ओ आर हमारे पास क्या होता है, इक्वल्स टू होता है सक्सेस डिवाइडेड बाय ऑफ फेलियर। ठीक है, ये जो है हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक, कि हम इसमें क्या कहते हैं कि अगर इक्वल्स टू 1 है, अगर इसका आंसर ओ आर का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का जो आंसर है वो इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, या इफ इट इज इक्वल्स टू 1 वी कॉल इट फेयर ऑड्स। हम उसे फेयर ऑड्स कहते हैं। लेस देन 1 हो तो अनफेवरेबल ऑड्स होते हैं, एंड ग्रेटर देन 1 हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये फेवरेबल ऑड्स है। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। रिस्क न्यूट्रल पर्सन, रिस्क न्यूट्रल पर्सन जो है वो क्या करता है कि जब आपके पास ओ आर ग्रेटर देन 1 होता है या ही इज इंडिफरेंट व्हेन ओ आर इज इक्वल्स टू 1 या फिर 1 से ग्रेटर होगा तो तभी चीज खरीदेगा, लेकिन जब हमारे पास ओ आर इससे लेस देन 1 होगा तो तब वो चीज नहीं खरीदेगा। रिस्क अवर्स क्या है, रिस्क अवर्स जो डरते हैं वो जो है वो नहीं बाय करेंगे जब ओ आर लेस होगी, और इक्वल होगी तब भी नहीं बाय करेंगे, और ही माइट आल्सो नॉट डिसाइड टू बाय इट इफ ओ आर इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि इसमें वो डरते रहेंगे, ना वो खरीदेंगे। वो हर टाइम में कोई भी सिचुएशन होगी वो उसमें उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। जो रिस्क लविंग पर्सन होते हैं वो जब इक्वल ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल 1 हो तभी वो खरीदेंगे, और मे बी वो क्या हो सकता है, रिस्क अवर्स से ऑपोजिट है कि वो क्या है जब लेस भी होगी तब भी वो खरीद सकते हैं। The degree of risk aversion increases as your income level falls due to diminishing marginal utility of income। क्या है कि डिग्री ऑफ जो रिस्क है वो जो डरते हैं वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपकी इनकम जो होती है वो फॉल करती है। मतलब आपके पास इनकम कम होगी तो जाहिर बात है आप डरेंगे कोई भी चीज़ लेने के लिए। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप जो है वो कम डरेंगे इस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास इतनी इनकम ऑलरेडी है। मैं अगर चीज़ ले भी लूँ तो मुझे क्या है, ज़्यादा नुकसान तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फिर से आ जाएगी। द टोटल यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व क्या है हमारे पास के फॉर अ रिस्क न्यूट्रल पर्सन विल बी स्ट्रेट, स्ट्रेट होगा, और इफ वाइल इट विल बी कन्वेक्स फॉर रिस्क अवर्स पर्सन, कन्वेक्स होगा रिस्क अवर्स पर्सन के लिए, और कन्वेक्सिटी कर्वेचर जो होगा द मोर रिस्क अवर्स द पर्सन विल बी, द ग्रेटर उसकी कन्वेक्सिटी होगी या कर्वेचर होगी जब रिस्क अवर्स पर्सन जो होगा उसके लिए, मतलब जो डरता होगा। रिस्क हेजिंग, रिस्क हेजिंग का मतलब है कि रिस्क को कम करने के तरीके। ठीक है, can be used to reduce the extent to which concerns about uncertainty affect our daily life। ठीक है, इसमें जो है वो रिस्क को कम किया जाता है कि हम जो है वो अनसर्टेनिटी को कितना डेली लाइफ हमारा जो है वो हमें अफेक्ट करती है। अनसर्टेनिटी हमारी डेली लाइफ को किस तरह अफेक्ट करती है, उसके रिस्क को कम करती है। जैसे कि इंश्योरेंस है, लोग जो है इसकी एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनी। लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम देते हैं, कंपनी रिस्क जो होती है वो स्प्रेड करती है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने लॉ ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ऑपरेट करती है ये, और कंपनी जो है वो लोगों को प्रीमियम देती है, और वो जो होते हैं लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो इस इंश्योरेंस को बाय करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एडवर्स सिलेक्शन और एक है मॉरल हैजर्ड्स। एडवर्स सिलेक्शन क्या होती है, पहले का मसला कि पीपल हु वांट टू बाय इंश्योरेंस आर आल्सो द मोस्ट रिस्की कस्टमर्स। ठीक है, जो इंश्योरेंस बाय करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्की कस्टमर्स भी होते हैं। एंड नेक्स्ट एंटी प्रॉब्लम। ठीक है, इनके पास जो है ज़्यादा रिस्की लोग इंश्योरेंस लेने आते हैं, ज़्यादा रिस्क लोग होते हैं ना
वो इंश्योरेंस लेने आते हैं इसमें। और मॉरल हैजर्ड्स में क्या होता है कि इंश्योरेंस लेने के बाद बंदा केयरलेस हो जाता है। मॉरल हैजर्ड्स के जब बंदा एक ले रहा है आपसे इंश्योरेंस, तो फिर वो क्या होगा कि वो उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से, एक्सपोर्ट प्रॉब्लम से पोस्ट हो जाएगा, मतलब कि उस चीज़ को वो अब फिर परवाह नहीं करेगा। शुक्रिया।